आप लोग तो बहुत बढ़िया, आपके सर बहुत अच्छे हैं जो आपसे प्यार से बोलते थे। हमारे सर अद्भुत थे साहब। हमें एक पढ़ाते थे कनौजिया मास्टर साहब, तो उनकी एक स्टाइल थी। स्कूल का ऐसा सिचुएशन था कि ऐसे वहां पर आसपास बाउंड्री थी, बीच में बरगद का पेड़ था, पीपल का, उसके बगल में एक नीम का पेड़ था, वो कोने में था। और मास्टर साहब की वहीं कुर्सी पड़ी रहती थी, कनौजिया मास्टर साहब की। लड़के सब बैठे रहते थे, वही 2 एकन 2 दुधन्ना 4 टाइप का उस समय पढ़ाया जाता था। तो हम लोग साहब इसी तरह से पहाड़े रट्टा मारते थे। मास्टर साहब को जिसे कूटना होता था, उनकी स्टाइल थी, उसके आसपास पहले 2 चक्कर लगाते थे, फिर उसको देख के मुस्कुराते थे, और जिसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया समझ लो आज उसकी कुटाई होनी है। एक दिन साहब हम टाइम से ही पहुंच गए, कनौजिया मास्टर साहब आए और हमें देख के मुस्कुराए। तो उस समय चलन था कि 10 तक पहाड़े याद हो तो आमतौर पर कुटाई नहीं होती थी डॉक्टर साहब, तो हमें 10 तक याद थे। तो हम भी तन के बैठ गए। हमने कहा मुस्कुराओ चाहे हंसो, आज कूट नहीं पाओगे। मास्टर साहब ने ऊपर से नीचे तक देखा, कॉन्फिडेंस समझा, बोले क्यों भाई मनोज बाबू पहाड़े आते हैं? हमने कहा जी साहब। बोले सुनाओ 13 का। तो हमने कहा 13 का तो नहीं आता। तो उनकी एक स्टाइल थी, डंडा उठाया, बोले चलो नीम के नीचे। नीम के नीचे क्या था? वो नीम क्या था साहब, उनकी ठुकाई की वर्कशॉप थी। वहां ले जाके ढंग से धुलाई करते थे, नीम के नीचे ले जाके ढंग से गर्म किया। अगले दिन हम घर गए गुस्से में, 20 तक पहाड़े रटे और सवेरे जाके बैठ गए तन के। मां साहब आए, उनने अपनी अपनी साइकिल उधर खड़ी करी और हमें देख के मुस्कुराए। हम समझ गए कि आज बेटा, पर अंदर से कॉन्फिडेंस था डॉक्टर साहब के आज कुटेंगे नहीं, 20 तक याद है। मां साहब आए, 2 चक्कर लगाए, बोले काय मनोज बाबू पहाड़े याद है? हमने कहा जी सर याद है। बोले सुनाओ 23 का। हमने कहा 23 का तो नहीं आता। तो बोले चलो नीम के नीचे। साहब नीम के नीचे ले जाके जो कसाई हुई है, तीसरे दिन हम फिर गए, बैठ गए जाके। मास्टर साहब आए। अच्छा मास्टर साहब को दिक्कत ये थी कि हम अकड़ के बैठ जाते थे। हमें हमारी पढ़ाई पे गुरूर था, उन्हें अपनी ठुकाई पे गुरूर था। हम अकड़ के बैठे, मास्टर साहब आए, हमें देख के मुस्कुराए। हम उठे और चल दिए। मास्टर साहब बोले कहो बेटा कहां जा रहे हो? हमने कहा साहब भाई नीम के नीचे जा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बाबूलाल डिंगिया के लिए, राजस्थान से आए हमारे भी। मैं एक बात बताऊं साहब, मैं बिल्कुल शांत बैठा था। हाँ बिल्कुल शांत बैठा था। भाई मनोज जी ने मुझको उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं साहब, जिसने मुझको उठाया भगवान उसको तू उठा। मुंह से पहले 3 कवि गुजर गए। मैंने जन्म लिया है, मेरे बैठ जाने के बाद शेष और कवि गुजर जाएंगे, लेकिन मनोज जी ने किसी कवि के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरे ही बारे में तो कहा था कि डीग मारता है। मैं सच कहता हूं साहब, डीग नहीं मारता हूं, मैं हकीकत सच कहता हूं। क्या बात है। एक दिन हुआ क्या, मेरा इटावा आना हुआ था। मैं लखनऊ से कब सम्मेलन से आया। मैंने कहा यार रात हो गई, भरतपुर पहुंचना असंभव है, हो ना हो क्यों ना आज मनोज जी के घर ही मैं अपना स्टॉप करूं। मैं मनोज जी के घर जाकर के पहुंचा, इनकी मैं नजर पड़ा। मुझको यह पता नहीं था कि इनके घर में गृह युद्ध चढ़ा हुआ है। इनकी धर्मपत्नी 1 सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही थी। इन्होंने सोचा कि डीगिया जी आए, घरवारी नाराज है, चलो अपना ही थोड़ा नीचा पक करके और इनसे बात तो करें। जो हमको बैठाया, हमारा सम्मान किया और बोले डीगिया जी आए हैं, पानी लाना। घरवाली गुस्से में थी, बोली बोल रखो घड़ा में। घरवाली गुस्से में थी साहब, बोलो बोल रखे घड़ा में। ये कभी तो बुद्धि से काम लिया। अरे बोल घड़ा कहाँ है? बोल रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? के घर में। अरे बोल घर कहाँ है? के गांव में। बोल गांव कहाँ है? के पंचायत में। बोल पंचायत कहाँ है? के तहसील में। अरे बोल तहसील कहाँ है? के जिले में। बोल जिला कहाँ है? के प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ है? के भारत में। बोल भारत कहाँ है? के एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ है? के संसार में। बोल संसार कहाँ है? के पानी में। बोल पानी कहाँ है? के बूढ़े को घड़ा में। लाजर पेवादे, ये इनकी औकात है साहब, मैं सही बता रहा हूं।
मैं सच कहता हूँ, लोग कहते हैं डीग हाँकता है, लेकिन बात सच कहता हूँ साहब। अभी अभी आप सब इनको झेल गए, थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी औकात पर तो मैं तब आऊंगा जिसके लिए मुझे बुलाया है। आपको सच कह रहा हूं, मेरा नाम बाबूलाल है और मेरा धर्म इस्लाम है। मेरा नाम बाबूलाल है, सच कह रहा हूं साहब, मेरा धर्म इस्लाम है। तब मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं, इसके बाद अपनी आज की जो छोटी मोटी कविताएं वो पढ़ूंगा। कि मैंने मेरे बाप से सवाल किया कि बाप आपने मेरा नाम क्यों बाबूलाल रख दिया। मैंने मेरे बाप से सवाल किया कि बाप तूने मेरा नाम क्यों बाबूलाल रख दिया। मेरे एक भाई का नाम रहमान, दूसरे का सुलेमान, मेरा क्यों बाबूलाल रख दिया। मेरे एक भाई का नाम रहमान, दूसरे का सुलेमान, मेरा क्यों बाबूलाल रख दिया। तो मेरे बाप ने यूं फरमाया, मुझको यूं समझाया कि बेटा तू है अज्ञानी और मुसलमान तो पीछे पहले हिंदुस्तानी, मुसलमान तो पीछे पहले हिंदुस्तानी। मैंने कहा बाप जब हम हिंदुस्तानी हैं तो अब हमें ना मंदिर ना मस्जिद ना सवाला चाहिए, ना मंदिर ना मस्जिद ना सवाला चाहिए। और इन नेताओं को तो या कुर्सी की खातिर कोई ना कोई घोटाला चाहिए। हमें चाहिए सद्भावना और शांति। हमें तो अपनी मातृभाषा हिंदी चाहिए, अपनी मातृभाषा हिंदी चाहिए। मेरे छोटे बच्चे को मेरी धर्मपत्नी पीट रही थी और बच्चा चिल्ला रहा, बोल मम्मी मुझे तो क्यों पीट रही है, मम्मी तू मुझे क्यों पीट रही है, मेरे पीछे तो चुड़ैल पड़ रही है। तो हमारी धर्मपत्नी अपने बेटे से बोली, बोल बेटे चुड़ैल तो मरी होती है। बेटा सुनता रहा अब तक और माँ से बोला हाथ में लेकर पुस्तक कि माँ व्हाट इज दिस। माँ बोली बेटा ये इंग्लिश। बोल माँ ये इंग्लिश नहीं है, चुड़ैल है जिसको तू बताती है मरी। ये मरी होते हुए जिंदी और मरी तो मेरे देश की राष्ट्रभाषा मरी जो है हिंदी, मरी तो मेरे देश की राष्ट्रभाषा मरी जो है हिंदी। अब लीजिए साहब, मैं आज का कवि बिल्कुल सच सच कहूंगा। मेरे भाई साहब वैभव भी मेरे रचना पढ़ रहे थे, शायरी करते करते गोज के बहुत बड़े कवि होने जा गए। एक दिन इन्होंने गोज के बारे में प्रयास किया और एक सम्मेलन में जाके गोज की कविता पढ़ना शुरू किया और इनकी जो पड़ोसन थी वो इनकी कविता सुनने आई उसका सम्मेलन में। तो ये पढ़ रहे थे कि हम डरा बदलेंगे। इतनी ऊंची कविता सुनकर के इनकी पड़ोसन थी, इनकी घरवाली से बोली, बोल बहन तुम्हारे पति तो बहुत अच्छी ऊंच की कविता पढ़ते हैं। बोल बहन मुझे तो आज तक नहीं सुनाया, केवल शायरी सुनाते हैं। बोला आज चल कल सम्मेलन में। इनकी धर्मपत्नी को लेकर के वो कल सम्मेलन में पहुंच जाती है साहब। और ये कभी जब इनकी बारी आई तो ओझ के कभी ओझ में बात कर रहे थे कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। श्रोतान में तो घरबारी ठाड़ी है कि बोली बोल रहे चड्डी बनान बदले तो 15 दिन आएंगे तो का धारा का गगन में बदलेगा। और भाई साहब मनोज जी का फोन मेरे यहाँ गया, बोल डीजा जी तुम भरतपुर के। मैंने कहा जी हाँ, भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोले यार हमको लोहागढ़ का किला दिखाइए। मैंने कहा आइए। मनोज जी को दावत दी, मनोज जी भरतपुर लोहागढ़ का किला देखने पहुंच गए। मेरे को गांव से आना था, मैं मनोज जी के पास आ गया। उन्हें भाई साहब देखिए ये किला है। तो इनकी धर्मपत्नी थी, इनका छोटा बच्चा था गोदी में। जैसे ही ये अपने ओवर के मार्केट में होकर के गुजर रहे थे, बच्चा से बोले बोल बेटा क्या लेगा। तो बच्चा साहब बच्चा ही होता है, बोला पापा मैं पार्ले की बिस्कुट लूंगा। अरे बोल कम वक्त हमारे टाबा में कमी है जो तू यहाँ के लेगा। तो बच्चा तिल कहने पर रोने लगा। इनकी धर्मपत्नी अच्छी थी, समझदार थी, बोली बच्चा है रो रहा है दिला दो। बच्चे को उन्होंने बिस्कुट दिला दी साहब। बच्चा खाते खाते बिस्कुट उनके हाथ से गिर जाती है। बच्चा उनको उठाने लगा। इनकी धर्मपत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और बोला बोल बेटा क्या कर रहा है। बोले मम्मी बिस्कुट गिर गई इसको उठा रहा हूं। बोल नहीं बेटे गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर तुम्हें बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरी ले लेंगे। बच्चा इनके साथ बड़ा समझदार था, मैं देख रहा था बिस्कुट उन्होंने वहीं पटक दी। मैंने कहा चलो मनोज जी किला देखते हैं। जैसे ही हम किले की सीढ़ियां चलने लगे, मनोज जी को ठोकर लगी, मनोज जी गिरने लगे। इनकी धर्मपत्नी ने इनका हाथ पकड़ा और इन्हें उठाने लगी। बच्चे ने तुरंत अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा। बोल मम्मी क्या कर रही है। बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए, उन्हें उठा रहा हूं। मम्मी गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, पापा की आवश्यकता है तो राजस्थान से दूसरों और ले चलेंगे। ये मनोज जी आज सुबह जब मैं मेरे घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो। इनके टाबा जा रहा हूं। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा डिनर डिनर तो पगली शाम के भोजन को कहते हैं। घरबारी बोली शाम को इधर आता है और खासकर आपके लिए रखा है। मैंने कहा क्यों। बोल रहा था हम कुत्ता मोंगा को मुझे फेंकना पड़ता है इसलिए आप डिनर ही कर जाओ।
भाई साहब और बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा, उससे मैं कह दिया 100 रुपये डालना ले चलेगा क्या। ड्राइवर बोले बाबा आप मेरे पहिया के नीचे तो आज ही सड़क पहुंचाता हूँ। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों बोलता है झूठ, कहाँ है इसके 64 दांत। मैं मुझे पता है, बीच में तू ही तो बोलेगा। तो 32 तेरे 32 इसके, ये 64 दांत हो गए ना। जब भाई साहब मैं भरतपुर बस अड्डे पाया, एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हुए हम बाप ऐसे पैसा मांगे। मैंने कहा भैया ठीक है, मेरी हैसियत ऐसी है तो ठीक है। मनोज जी मेरे साथ थे, मैंने तुरंत मनोज जी की तरफ बात कर दिया। भिखारी से कहा मैं भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने मनोज जी को ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के बोला बाबूजी। मैं बोल क्या बात है, बोले खुदा ही भिखारी सा लग रहा है, हमको कहा देगो। तो भाई साहब